हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी में लेसन नंबर जो हमारा फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किया है। लेसन जो है हमारा नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास की संरचना एवं विकास। चैप्टर नंबर सेकंड, 12th बायो। तो इस लेसन में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो लघु बीजाणु जनन या वह नर युग्मकोद्भिद का विकास हम शुरुआत करते हैं इस संरचना से। ये हमको पता है कि ये परागकोश, ये पुंकेसर की संरचना है, पुंकेसर है, ठीक है। और पुंकेसर के अंदर ये जो हमको दिखाई दे रही है, ये हैं दो पराग कोश पालियां, दो पालियां हमको दिखाई देती हैं, एक ये दो, तो ये परागकोश की पालियां हैं। इनकी आंतरिक संरचना जब हम देखते हैं तो हमको इनके अंदर चार लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं इस तरह से। एक, दो, तीन, चार लघु बीजाणु धानियां हैं। लघु बीजाणु धानियों के अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। भाई लघु बीजाणु धानियां, उनके अंदर लघु बीजाणु जनन ऊतक होता है और उसकी कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगती है। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ये लघु बीजाणु बन जाते हैं चार लघु बीजाणु, चार बन गए। इस क्रिया को बोला हमने लघु बीजाणु जनन, ठीक है। और ये जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि चार लघु बीजाणु हमारे सामने बन गए और चारों जो लघु बीजाणु हैं वो एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित है। एक, दो, तीन, चौथा पीछे की तरफ। इनके बीच में ये जो चारों हैं ये एक कैलोज नामक पदार्थ से जुड़े होते हैं। कैलोज नामक पदार्थ से बनी भित्ति होती है। और जो टेपिटम होता है, टेपिटम कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है। यानी टेपिटम जो है वो कैलेज एंजाइम स्रावित करता है जो इन चारों को कर देता है अलग अलग। एक, दो, ये जो चारों हैं ये चारों अलग हो जाते हैं। ये चारों अगुणित होते हैं, यानी कि ये तीन जो दिखाई दे रहे हैं, एक चौथा पीछे की तरफ है। इस व्यवस्था को बोलते हैं चतुष्फलकीय व्यवस्था। ये लघु बीजाणु
चतुष्क है, ठीक है। और ये चारों परागकण अलग हो गए। ये जो परागकण है, यानी कि अपन इसका एक की संरचना अगर अपन देखें तो ये हो गया परागकण, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है वो दो लेयर होती है। परागकण के चारों तरफ दो आवरण होते हैं। दो आवरण होते हैं, जिसमें बाहरी जो आवरण है उसको बोलते हैं बाह्य चोल, और आंतरिक जो आवरण है उसको बोलते हैं अंतःचोल। जब परागकण की संरचना पढ़ेंगे अगले टॉपिक में तो इनको और अच्छी तरह से विस्तार से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आवरण हो गए। ये जो छिद्र नजर आ रहा है ये है जनन छिद्र, ये इसका केंद्रक हो गया। अब एक्चुअली क्या है, जो परागकण है ये यहीं पर ही दो कोशिकाओं में बंटने वाला है। ये इसका जो केंद्रक है, ये यहाँ पर ये परागकण हमने अलग सेपरेट कर दिया है। इसके ऊपर कुछ अतिवृद्धियाँ होती हैं, हम इस तरह से बना देते हैं इनको। तो ये है एक परागकण। परागकण जब लघु बीजाणुधानी के अंदर ही होता है तभी उसी समय क्या होता है, उसका ये जो केंद्रक है ये असमान रूप से विभाजित होता है। असमान विभाजन होता है इसमें, और असमान विभाजन से क्या होगा कि ये जो परागकण है दो आवरण होते हैं इसके चारों तरफ, ये इसमें जनन छिद्र हो गए। तो हम बात करें कि इसका जो केंद्रक है असमान विभाजन करके दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक तो ये हो गया और एक केंद्रक ये हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि दो कोशिकाएं बन चुकी हैं इसमें। अब कितनी कोशिकाएं बन चुकी हैं इसके अंदर, ये तो इसका जीव द्रव्य है, तो एक कोशिका तो ये बन चुकी है और एक कोशिका जो है ये बन चुकी है। तो ये जो कोशिका है इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, और ये जो कोशिका है नीचे इसको बोलते हैं बच्चों जनन कोशिका। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये विभाजन हुआ, द्विकोशिकीय संरचना बन गई। एक बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कह रहे हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कह रहे हैं। अभी इसमें क्या है, और विभाजन होगा। अभी इसमें जो विभाजन है वो और होगा आगे, और विभाजन के फलस्वरूप ये इसका जो ये वाला पार्ट था इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, मतलब जनन कोशिका अब दोबारा विभाजन करती है और ये विभाजन होगा समान विभाजन। कैसा विभाजन होगा, समान विभाजन होगा। ये कायिक केंद्रक जो था इसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता है, यानी कायिक कोशिका में विभाजन नहीं होता है। जनन कोशिका में समान विभाजन
होता है जिससे दो केंद्रक बन जाते हैं और इनको बोलते हैं हम नर केंद्रक या नर युग्मक। दो नर युग्मक या दो नर केंद्रक बन चुके हैं और ये 3 केंद्र की अवस्था आ चुकी है। लेकिन ये अवस्था कब आएगी? यहाँ पर अपन ने देखा द्विकोशिकीय जो संरचना बनी थी, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। सामान्यतः इसी अवस्था में परागकोश फट जाते हैं और ये द्विकोशिकीय परागकण जो है ये पहुंच जाता है वर्तिकाग्र के ऊपर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद फिर उसमें दोबारा विभाजन होता है और जो जनन कोशिका है उसका केंद्रक 2 नर केंद्रकों में या नर युग्मकों में बढ़ जाता है। कुछ पौधों में ये 3 इस अवस्था में बाहर निकलता है, लेकिन ज़्यादातर में इस अवस्था में ये बाहर आ जाता है। तो अब ये अंकुरित हो चुका है वर्तिकाग्र के ऊपर आकर, और अब इसमें क्या होने वाला है कि ये जो अंकुरित ये जो परागकण है अंकुरित होगा वर्तिकाग्र के ऊपर। किस तरह से? ये हमने देखा कि इसमें ये तो संरचना जो है इसकी, हम पहले इस संरचना बना देते हैं इसकी। ये जनन छिद्र है, तो इसके जनन छिद्र से ही, कहाँ से? यानी इसके किसी एक जनन छिद्र से, नॉर्मली वो जनन छिद्र जो जनन कोशिका के समीप होता है, ठीक है। तो इसके जनन, जो ये वाला जनन छिद्र है जहाँ पर जनन कोशिका के नर केंद्रक हैं, वहाँ से इसका जो अंतःस्चोल था वो इस तरह से अंकुरित हो जाता है। ये अंकुरित होकर ये बना लेता है पराग नलिका। ये बना ली पराग नलिका, ठीक है। ये इसका जीव द्रव्य है। इसके सबसे आगे तो होता है कायिक केंद्रक, कायिक कोशिका का केंद्रक, और इसके पीछे होते हैं 2 जनन कोशिका के केंद्रक जिनको हम नर केंद्रक बोल रहे हैं, नर केंद्रक या नर युग्मक। तो ये जो संरचना बनी, जो अंकुरित परागकण है, यह है अंकुरित परागकण, इसी को हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद जो है वो अंकुरित परागकण को बोलते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात ये अंकुरित हो चुका है और इस तरह से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो चुका है, जिसमें 3 केंद्रक होते हैं। सबसे आगे कायिक केंद्रक, उसके पीछे 2 नर केंद्रक, और ये पराग नलिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इस संरचना को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो बच्चों, इस तरह से हमने नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा आज। इसको अच्छी तरह से समझ लें, अपनी नोटबुक में बना लें डायग्राम्स, और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, बिना किसी रोक टोक के जारी रखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बी सेफ, स्टे होम।